छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश के जंगलों में आतंक का दूसरा नाम बने माडवी हिडमा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी कई दिनों के ऑपरेशन के बाद मिली है। लगातार इसकी धरपकड़ के लिए जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जो घने जंगलों में छोटी छोटी सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है बट करके इसकी जो है तलाशी में दबिश दे रही थी। इसके ठिकानों को लेकर के लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिशें की जा रही थी। आखिरकार इसको घेर लिया गया और यहां पर बड़ी खबर आई है, माडवी हिडमा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनको बता दें कि माडवी हिडमा विनीत आतंक का वो नाम था जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। ये माओवाद का वो जो है आतंक था जिसके ऊपर 26 सशस्त्र हमलों का जो है बड़े ऑपरेशन चलाने का एलिगेशन इसके ऊपर था। आपको हम बता दें कि जो कुछ बड़े अटैक्स थे इसके नाम पर जिसको इसने ऑपरेट किया था उसमें 2010 का दंतेवाड़ा हमला जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, 2013 का झीरम घाटी नरसंहार जिसमें 27 लोग मारे गए थे, इसमें कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स भी शामिल थे। उस घटनाक्रम को कोई भूल नहीं सकता जिसके बाद एयरलिफ्ट के जरिए उनको गुड़गांव लाया गया था, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, इलाज किया गया था, हालांकि बच कोई नहीं पाया था उसके अंदर। इसके बाद जो है 2021 में भी माडवी हिडमा का नाम खूब चर्चाओं में रहा जब बीजापुर हमले में भी इसका नाम आया जिसमें सुरक्षा बलों की बड़ी टुकड़ी के ऊपर उन पर घेर करके इस तरीके से अटैक किया गया था कि सीआरपीएफ के जो जवान थे वहां से भाग निकलने में भी काफी हद तक नाकाम रहे थे। बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी पूरे देश में, यहां तक कि दुनिया भर के अखबारों में जो है इसको सुर्खियों के तौर पर जगह मिली थी। विनीत, ये राम बेश बहुत बड़ी बात है, सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी ये कामयाबी अब हासिल हुई है। हिडमा मारा गया है, सब बताया जा रहा है कि उसके साथ में उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी राजे, उसका भी एनकाउंटर किया गया। इसके साथ साथ 4 जो उसके बॉडीगार्ड थे, टोटल 6 एनकाउंटर की जानकारी यहां पर सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि ग्राउंड में जब टीम ऑपरेशन में थी और सर्च ऑपरेशन कर रही थी उसी दौरान जो है इनका इनपुट मिला था। इनके इनपुट मिलने के बाद में जैसे ही इनको घेराबंदी करनी शुरू की गई तो इनको आभास हो गया कि हम इनपुट हमारा मिल चुका है और हम अब घेर चुके हैं। इसके बाद तुरंत जो है नक्सलियों ने अंधाधुंध फायर झोंका और इसके बाद में दोनों के बीच कुछ घंटे तक कंटिन्यू फायरिंग हुई है। उसके बाद ये जो 6 हिडमा, उनकी पत्नी और 4 उसके बॉडीगार्ड जो बताए जा रहे हैं तो वो जो है मार दिए गए हैं। ये सुरक्षा बलों के साथ साथ देश के अंदर देखिए, अगर आपके देश के बाहर के जो लोग हैं जिनको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं, जिनके लिए इंडियन आर्मी सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये लोग देश के अंदर और इतनी भयंकर दहशत फैलाई कि करीब 126 जिले इनसे प्रभावित रहे और उन 126 जिलों में लोगों की जीवन शैली नहीं बदल पाई। कभी भी वहां पर लाइटें नहीं पहुंच पाई, सड़क नहीं पहुंच पाई, रोजगार नहीं पहुंच पाया। जब भी सड़कें बनती थी उसको आईडी लगा के उड़ा देते थे। देखो, और सरकार का लगातार प्रयास यही रहा कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वो उनको जो है मेन स्ट्रीम से आखिर कनेक्ट किया जाए, तो किया किस तरीके से जाए। आज भी हालात विनीत वहां पर ऐसे हैं कि वहां पर ना सड़कें हैं, ना पानी की सप्लाई है, ना बिजली की सप्लाई है। ये जो है जो नक्सली वहां पर सक्रिय है वो लगातार सरकार के लिए भी और सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ा चैलेंज बनते रहे हैं। और यहां पर जो हिडमा की अगर हम बात करते हैं तो हिडमा अपने आप में एक बड़ा नक्सली कमांडर था और ऐसा कहा जाता है कि इसके नेतृत्व में जो है कई बड़े ऑपरेशंस को इसने खुद तो अंजाम दिया ही था। इसके अलावा इसके जो सब जो पार्ट्स हैं ये भी जो है जंगलों में बहुत तरीके से जो है सक्रिय रहे हैं। ये और पीछे जो है कुछ जो चैनल्स पाए गए थे जिसमें जो है सुरंगें बनाई गई थी और वहां पर जो है एक नई शैली में एक नए तरह का युद्ध लड़ने का भी प्रयास किया गया था। तो उसको लेकर के भी चर्चाएं थी कि हिडमा का दिमाग इसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए मैं इधर पे ना एक इनकी 2 फिल्मों का जिक्र करूंगा। बहुत करीब 6-7 साल 8 साल पहले एक फिल्म आई चक्रव्यूह, अभय देओल की थी। पूरी फिल्म वो नक्सलबाड़ी के ऊपर बनाई गई थी, नक्सलिज्म के। आप उस पे इनके काम करने के तरीकों को बड़ा अच्छा आप देख सकते हैं। प्रकाश झा की वो फिल्म बनाई हुई थी। दूसरी अभी हाल पे बस्तर फाइल आई है जिसमें उस लेडी महिला की कहानी जिसने कि इनके खिलाफ एक ऑपरेशन रचा और किस तरह से उस फिल्म में दिखाया गया। हम ये कहते हैं कि जो फिल्म में जो दिखाया जाता है वो 100% सही नहीं होता क्योंकि उसमें फिल्मी सीन शामिल कर
करने होते हैं लोगों को, दर्शकों को बांधने के लिए, लेकिन एक कहानी होती है, वो कहानी उससे उठाई गई और फिर वो देखा कि किस तरह से अगर एक बार उन इलाकों पे तिरंगा लहरा दिया जाता था तो ये नक्सली 24 घंटे उसकी देख वो करते थे आखिरकार इस इलाके में किसकी जरूरत हुई कि जिसने जो है तिरंगा फहराया। उसके साथ में इतना बुरा कि आप जो है ये हम लोग तालिबानी सजा एक शब्द मीडिया में प्रयोग करते, उसका भी भयंकर रूप होता था। वो जो सजाएं जो है वो दी जाती थी, आपका रोंगटे कांप जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र नहीं करते कि वो किस तरह के मारे जाएंगे। इसके बाद 31 मार्च 2026 ये गृह मंत्रालय का अमित शाह ने पूरी तरह से गृह मंत्री उन्होंने कहा था कि 2026 31 मार्च ये लास्ट डेट है जब हम नक्सल मुक्त कहलाने लगेंगे। अभी भी बहुत सारे 8 या 6 मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहे, वो 8 जिले हैं जिनको पूरा नक्सल प्रभावित एरियो से हटा लिया गया है। मतलब वहां पर प्रॉपर तरीके से जनगण मन होने लगा है, वहां पर तिरंगा लहराने लगा है, लोग मुख्य धारा में लौट आए हैं। खुद सोचिए विनीत कि ऐसे भी इलाके इस देश में इस समय भी मौजूद हैं जहां पर हमारी सरकारों का और खासतौर से जो सुरक्षा बल उनका पूरी तरीके से एक्सेस नहीं था। इनको जो है जंगल की सरकार कहा जाता था और इस तरह के मामले भी सामने आए कई बार कि जिन्होंने मुखबरी करने की कोशिश की उनको पेड़ों से उल्टा लटका दिया गया और साथ ही एक तख्ती टांग दी गई, कोई इसको अगर छुड़ाएगा या बचाने की कोशिश करेगा तो उसका भी हश्र यही होगा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर उन जंगलों में जाए और वहां पर रहने वाले जो रहवासी हैं, जो आदिवासी समूह के जो लोग हैं, उनके लिए उनके वेलफेयर में कोई काम कर पाए। ये इतना बड़ा आतंक हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डेडलाइन घोषित की कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब हम सीना ठोक करके कह पाएंगे कि देश और वो इलाके जो अब तक जो नक्सलियों के आतंक के साए में पनप रहे थे या जी रहे थे, उनको जो है नक्सल के प्रभाव से मुक्त करा दिया गया है। 2026 की ये अवधि बहुत दूर नहीं है और इस बीच एक बड़े नक्सली कमांडर हिडमा का मारा जाना एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको कह सकते हैं। और ये सिर्फ मारा नहीं गया है, इसके जो और बाकी जो साथी हैं वो भी इससे डिमोरलाइज होंगे। जो पीछे हमने देखा कि एक महिला ने किस तरीके से, एक नक्सली महिला जो थी उसने किस तरीके से जो है सरेंडर किया, तो इसके बाद अब कहीं ना कहीं इनके हौसले टूटने शुरू हुए हैं और अब कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई गोली इनकी खोपड़ी का इंतजार कर रही है। नहीं बिल्कुल, मैं कुछ फैक्ट्स यहां पर रखना चाहूंगा राम, जो कि 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया, कहा था, उनका बयान था कि नक्सलवाद देश के अंदर सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती हम लोग के लिए बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब तक ये जो नक्सलवाद है वो 11 जिलों में अभी भी सीमित रह गया है, जो कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो कहती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है अभी भी। इसमें 312 वामपंथी उग्रवादी जो है अब तक मारे जा चुके हैं। 1639 उग्रवादियों ने अब तक सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित जो 11 जिले हैं उसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबालगढ़ चौकी, नारायणपुर, सुकमा सभी छत्तीसगढ़ के जिले बता रहा हूं। पश्चिमी सिंहभूम ये झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, गढ़चिरौली महाराष्ट्र और कंधमाल ओडिशा में शामिल है। इसमें 3 सबसे ज्यादा प्रभावित जिले भी आपको बता दें वो शामिल हैं। अब आते हैं कि ये हिडमा जो था वो इतना दुर्दांत कमांडर क्यों कहा जाता था। इसके पीछे सबसे ज्यादा कि सबसे कम उम्र में ये नक्सली बना, ठीक है। इसके पास में कुछ ट्रिक्स थी। पहली बात तो ये कि गुरिल्ला वार का माहिर था और अपनी जो उनकी गुरिल्ला राम, ये जितने भी नक्सली हैं इनकी अलग अलग कोर ग्रुप कमांडर सब कुछ होता है, हूबहू इनके एक प्लानिंग होती है कि कौन जो है वो निशानेबाज है, कौन जो पेड़ में चढ़ के जो है वो तीर कमान से निशाना साधेगा। ये जो था इसके PGLA, इसका पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का चीफ हुआ करता था। अब आप ये समझिए कि ये वो नक्सलियों की एक यूनिट होती है जिसके ऊपर सबसे मतलब मजबूत, ये कहिए कि इनकी सबसे बड़ी पावर, और इसी यूनिट का ये कमांडर होता था। इसका जो जन्म है दक्षिण सुकमा के पुवार्ती गांव में हुआ था, जो बीजापुर में एक स्थानीय जनजाति से ये संबंध रखता था। और इसके इस गुरिल्ला वार में ये कई सुरंगें जो कि होती थी जिनके किसी को पता नहीं होता था। और सबसे बड़ा जो इनका कारण था कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों हमारी इतनी ज्यादा वहां पर मारी गई, उसका प्रमुख कारण यही था राम। और यहाँ पर इसके नाम की चर्चा इस वजह से भी है विनीत, क्योंकि ये जो है जंगलों में एक नई तरह की वॉर पद्धति लेकर के आया था। जिस तरह से वियतनाम का जो वॉर हुआ था, वियतनाम वॉर में जिस तरीके से ट्रैप्स लगाए जाते थे अमेरिकी सेनाओं को पकड़ने के लिए, उसमें कटीली झाड़ियां या फिर जो गढ़ करके जो डंडियां होती हैं उनको इस तरीके से लगाया जाता था कि वो पैर रखे और उस पर फंस जाए और मारा जाए।
तो ये जो है वो पद्धति, इसने मेरे ख्याल से वो कुछ रिसर्च वैसा किया होगा। तो वियतनाम वॉर में जो टनल्स और जो ड्रेंचेस जो बनाई जा रही थी, उसको इस तरीके से इसने यहाँ पर इम्प्लांट किया और काफी हद तक इसमें सफल भी रहा। कई बार ऐसा हुआ। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2-3 साल पहले की बात है, जब सीआरपीएफ के जवानों के लिए खास तरह के जूते इजाद किए गए थे और खास तरह का मटेरियल यूज किया गया था, ताकि इस तरह के ट्रेंचेस में अगर पैर रखते हैं तो ये भालेनुमा जो लकड़ियां होती है उसमें आर पार ना हो जाए। तो ये कुछ तैयारियां की गई थी। और जहां तक इसकी बात है, पहली बार ये हाईलाइट उस समय हुआ था 2010 में, जब दंतेवाड़ा में एक भीषण अटैक किया गया था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। तब से लेकर के अब तक तकरीबन जो है 25 साल की अवधि जो है तकरीबन जो है गुजर चुकी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किस तरह का मैकेनिज्म, किस तरह की मोडस ऑपरेंडी होगी जो काम कर रही थी, जो उसको छिपा रही थी। और इतने बड़े स्तर के ऑपरेशन के बावजूद ये पकड़ में नहीं आ रहा था। तो यहां पर इसका मारा जाना मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2010 में जिसका हमले का जिक्र आपने किया, 76 सीआरपीएफ के जवान, उसके 2 साल के बाद 2013 में बता दूं, ये झीरम घाटी नरसंहार हुआ था दरबा घाटी में। उस समय जो है 27 लोगों को कांग्रेस नेताओं सहित मारा गया था, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया था। इसने, इन 2 घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हम लोग बॉर्डर के अलावा जो हमारे दुश्मन देश हैं उनसे तो हम लड़ रहे हैं, उनके लिए आर्मी जो है 24 घंटा खड़ी है, इनसे कैसे निपटा जाए। और देश की सरहदों पर जो आतंक है उससे तो हम निपट ही रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक खतरे हैं ये भी कोई कम नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन पिछले कुछ दशकों में जो है ये प्रभाव काफी हद तक कम हुआ है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार की कॉल है कि इनका खात्मा करना है, इसको एश्योर भी करना है, तो इस दिशा में जिस तरीके से काम किया गया ये अपने आप में बेहद काबिले तारीफ। और यहां पर हिडमा का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बधाई के पात्र है। और इस पर क्या कुछ और अपडेट्स आती है उसको लेकर हम बीच में आपके पास जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल आप बने रहे और देखते रहे नवभारत टाइम्स। शुक्रिया।